हेलो सर, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। गवर्नमेंट बजट पब्लिश हो गया 1 फरवरी को, और उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आ गया। इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट बजट दोनों की ही रिलीवेंसी गजब की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस डिटेल सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट मतलब यूनियन बजट को, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना सिर्फ वही ऐड की हैं। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इकोनॉमिक सर्वे की। ठीक है, इस बजट में हम लोग जो 40 मिनट का सेशन रहेगा, संपूर्ण जानकारी जितनी भी हमारी जानकारी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजीटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे एचपीएससी का भी है असिस्टेंट प्रोफेसर, वहां भी यहीं से ही क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, जून 2025 के लिए भी यूजीसी में क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। अपकमिंग एग्जाम जितने आने वाले हैं ना, ये वाला बजट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें जितने भी चीजें हैं उसको ध्यान से सुनिए और इसके नोट्स बाद में बना लीजिएगा। अभी 40 मिनट तक हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको साथ साथ करते रहेंगे। कौन से क्वेश्चन किस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछा था उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजीसी ने जून 2025 के लिए हमारा बैच चल रहा है, कंबाइंड बैच भी है, पेपर 1 एंड 2 एंड पेपर 2 सेपरेट भी है। ठीक है, अगर कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए इन कोर्सेज से रिलेटेड आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट का जो ये बजट है इस बार 2 भागों में डिवाइड है। पार्ट ए में ये सब चीजें हैं और पार्ट बी में सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स के बारे में गवर्नमेंट ने बताया है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, जितने भी इंजन हैं ग्रोथ के, हर बार क्या होता है ना, पिलर्स, इंजन, कास्ट, प्रिंसिपल्स, बजट के मेन मेन चीजें एग्जाम में आते ही हैं। तो इस बार भी जो जब जितना भी ये हम लोग सेशन में जो भी चीजें कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं इनके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट की पहले फैक्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले उनकी बात करते हैं, क्योंकि कई बार पीजीटी लेवल पे भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और फैक्ट हमें पता भी होने चाहिए। पहले बजट के बारे में फैक्ट देखो क्या है। ये आर्टिकल 112 मतलब 112 के अंतर्गत आता है। ठीक है, बजट पहली बात तो ये। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम बजट मतलब गवर्नमेंट बजट फर्स्ट टाइम बना था 1860 में। हाँ जी, किसने दिया था? जेम्स विल्सन ने। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ था और इनकम टैक्स 1860 में ही स्टार्ट हुआ था। जब क्वेश्चन आए ना यहाँ से क्रोनोलॉजी पूछी है कि इनकम टैक्स एक्ट सबसे पहले कहाँ है, तो इनकम टैक्स हमारा इंडिपेंडेंस की बात तो 1961 है, बट हाँ क्रोनोलॉजी जब स्टार्ट होती है तो यहीं से होती है। इनकम टैक्स एक्ट 1860 जेम्स विल्सन ने स्टार्ट किया था। लेकिन आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट बजट पब्लिश किया आर के शनमुगम शेट्टी ने। ठीक, ये फैक्चुअल बेस्ड है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक ऐसे सिटीजन थे जिन्होंने 10 बार बजट पब्लिश किया था, और 10 बार बजट पब्लिश करने के साथ साथ ये एक ऐसे सिटीजन थे जिन्होंने इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, भारत रत्न, और पाकिस्तान का सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट निशान ए पाकिस्तान, दोनों ही जीता था। ये सिर्फ एक ही इंसान है ऐसे जिन्होंने दोनों कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीता हो। नेक्स्ट, सबसे 10 बार बजट पब्लिश किया था इन्होंने 62 से लेके 69 के बीच में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पी चिदम्बरम 9 टाइम, प्रणब मुखर्जी 8 टाइम्स और यशवंत सिन्हा भी 8 टाइम। इस बार जो बजट पेश किया है निर्मला सीतारमन जी ने वो भी उनका 8th बजट था, तो ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। चलिए फर्स्ट टाइम जो डिजिटल बजट आया, फर्स्ट टाइम कब आया डिजिटल बजट? 2021-22 के, कोविड के बाद 21-22 के बजट में क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस बजट को, अब करते हैं डिटेल में, कोई जल्दबाजी नहीं है। आने वाले 40 मिनट में हम लोग पूरी चीजें जितनी भी चीजें हैं ना एक एक करके कवर कर लेंगे। नंबर 1, पहली बात यह है कि ये 8th कंजिक्यूटिव लगातार बजट था निर्मला सीतारमन का। ये क्वेश्चन भी पीजीटी एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट, जो थीम है इस बजट की वो क्या है? थीम है सबका विकास। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका विकास मेन थीम है, और विकास के साथ साथ एक और चीज है विकसित भारत। तो विकसित भारत जो है ना, विकसित भारत हमें बनाना है 2047 तक, विकसित होना है हमें। तो विकसित के लिए 4 इंजन भी यूज किए हैं इस बार, वो भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आगे देखिए। अच्छा, जो स्टार्ट किया था ना इस बार निर्मला सीतारमन बजट, एक कोट से किया था। एक श्री गुरजद्दा अप्पा राव का एक कोट है, अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल। कंट्री एक देश, उसकी जब सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि किससे बनता है देश? अ कंट्री इज इट्स पीपल।
कंट्री बनता है वहाँ के लोगों से, ठीक है, कंट्री क्या है, वहाँ के लोग हैं। तो ये कोट से बजट स्टार्ट किया था। अब आते हैं पार्ट 1 के। बजट पार्ट 1 में देखते हैं कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1, मेन बात ये है ब्रॉड प्रिंसिपल्स। हाँ जी, हाउ मेनी ब्रॉड प्रिंसिपल्स आर देयर इन दिस बजट, ये क्वेश्चन बनता है। 6 ब्रॉड प्रिंसिपल थे और यही प्रिंसिपल से हमें क्या होना है, विकसित होना है 2047 तक, ठीक। नंबर 1 ये है, और ये देखो विकसित भारत है, और विकसित भारत का जो एक संकल्प है वो है 2047 तक। तो अब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जिनका एक टारगेट रखा गया है 2047 तक, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जीरो पॉवर्टी हो, हाँ जी, पॉवर्टी बिल्कुल जीरो होनी चाहिए 47 तक। नेक्स्ट 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए इंडिया में। नेक्स्ट फोर्थ वन, 100% स्किल्ड लेबर एंड मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट है गवर्नमेंट का 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, 70% वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ जी, फार्मर को, हमारी कंट्री को एक फूड का बास्केट बना देना है, मतलब हमें सेल्फ रिलायंट हो जाना है। सेल्फ रिलायंट तो है, बट यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम भी आज भी बाहर से मंगा रहे हैं, ठीक है, कुछ वो ना मंगाना पड़े, एक फूड बास्केट बन जाए हमारी कंट्री। तो ये 6 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये बजट, याद रखना, ये 6 की 6 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, द बजट प्रपोज डेवलपमेंट मेजर्स फोकसिंग ऑन, लास्ट टाइम आपको याद होगा 4 कास्ट डिस्कस किए थे गवर्नमेंट ने, इस बार भी वही कास्ट यही यहाँ भी यूज किए हैं। फोकसिंग ऑन पुअर, गरीब पे ध्यान दिया है, यूथ पे दिया है, फार्मर्स दैट इज अन्नदाता, और वुमेन दैट इज नारी, ये चार चीजों पे ध्यान दिया है। लास्ट में इसको हमने बजट में बोला था 4 कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दैट वन इज मोस्ट आईएमपी, हाँ जी, जो बजट रहा है ना, बजट की 50 से 60% बातें तो सिर्फ इन 4 चीजों पे ही रही है बजट की। हाँ जी, 4 चीजें कौन सी हैं? ये 4 चीजें हैं, इंजिन्स इन जर्नी टू विकसित भारत 2047। विकसित भारत का जो संकल्प है उसके लिए 4 इंजन है, ठीक, विकसित भारत के लिए वो ही है। नंबर 1 है एग्रीकल्चर, नंबर 2 पे एमएसएमईज, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट, नंबर 4 है एक्सपोर्ट्स, याद रहेगा, ठीक, याद रखिएगा, AMIE, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स, ठीक। आगे यही चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट बजट में इन चारों एरिया में अंदर क्या कुछ है। बहुत सारी स्कीम्स इस बार गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की। नेक्स्ट, पहली स्कीम तो ये है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। पहली बात तो ये आ जाएगा कि ये कब लॉन्च हुआ, ठीक, 2025 के बजट में लॉन्च हुआ, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब ये क्या कवर करेगा, 100 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा, और ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें प्रोडक्टिविटी लो है, ठीक, प्रोडक्टिविटी से लेके प्रोसेसिंग से लेके ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है, पूरी चीज़ें हैं, स्टोरेज से लेके ये सब चीज़ें इम्प्रूव करनी है। नेक्स्ट, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है, गवर्नमेंट विल लॉन्च 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। हाँ जी, पल्सेस में आत्मनिर्भर बनना है भारत को, उसके लिए टारगेट रखा हुआ है। कौन कौन सी 3 पल्सेस हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट आईएमपी की, इसको लिस्ट में रखिएगा आप, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में 3 दालों पे फोकस किया है, दैट इज तुअर, उड़द और मसूर। तुअर होती है जो अरहर की जो दाल बोलते हैं जिसको, तो 3 चीजें, तुअर, उड़द और मसूर, ठीक है, 3 दालें ऐसी हैं जिन पे गवर्नमेंट ने फोकस किया, स्पेशल फोकस ऑन। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आत्मनिर्भर इन पल्सेस में कौन कौन सी 3 दालों पे फोकस किया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्रॉप्स 2 दालें हैं, 3 दालें हैं, ये 3 पल्सेस हैं, इनके ऊपर प्रोक्योरमेंट देख रेख कौन करेगा? हाँ जी, नाफेड करेगा देख रेख। नाफेड कब सेटअप हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है, एक बार कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, NCCF विल रेडी टू प्रोक्योर दीज 3 पल्सेस, ठीक है, ये प्रोक्योर करेंगे। अब इसको भी थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट, नाफेड सेटअप हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ NCCF कब सेटअप हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ भी ध्यान रखना, NCCF अक्टूबर 16 1965 में सेटअप हुआ, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ जो क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी अब उसको बढ़ा दी है, 3 लाख से 5 लाख कर दिया। ये क्वेश्चन बनता है कि किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन बन चुका है पहले ही, ठीक है, थोड़ा कमेंट करिएगा कि कब लॉन्च हुआ था किसान क्रेडिट कार्ड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 1999 याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड 1999 किसकी रिकमेंडेशन से हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसकी रिकमेंडेशन से हुआ था। हाँ जी, आरवी गुप्ता कमेटी की वो रिकमेंडेशन थी, जिसकी रिकमेंडेशन से किसान क्रेडिट कार्ड सेटअप हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत फायदा किसको होने वाला है, 7.7 करोड़ फार्मर्स को, फिशरमैन्स को, ठीक है, डेयरी फार्मर्स को फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मखाना बोर्ड इन बिहार। ठीक, अब बिहार में क्या बन रहा है, मखाना बोर्ड एक प्रोडक्शन यूनिट, या फिर कह लो एक प्रोसेस, फूड प्रोसेसिंग कह लो, या फिर एक आउटपुट जिससे बढ़े, ऐसा बोर्ड। सो दैट इज मखाना बोर्ड इन बिहार। ये स्पेशली करेगा क्या, प्रोडक्शन को बूस्टअप करेगा, प्रोसेसिंग को बूस्टअप करेगा। ठीक है, बिहार के लिए स्पेशल विंडो ओपन करी है गवर्नमेंट ने, लास्ट बजट में भी स्पेशल पैकेज दिया था बिहार को। ठीक है, और बिहार को और आंध्र प्रदेश को क्यों दिया था आपको पता ही है ना, क्योंकि दोनों ने ही क्या किया था, गवर्नमेंट बनाने में हेल्प की थी। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। हाँ जी, हाई यील्डिंग सीड्स के तहत 100 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ सीड्स को डेवलप करने की या फिर इसके अंतर्गत लाने की कोशिश है। हाई यील्डिंग सीड्स मोर देन 100 सीड्स। नेक्स्ट है फिशरीज। हाँ जी, फिशरीज का मेन, गवर्नमेंट बहुत इसमें फिशरीज की एक मत्स्य योजना भी थी गवर्नमेंट की। फिशरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गया है अब, क्योंकि ये पूरी जीडीपी का 1% कंस्टिट्यूट करता है। हमारी जो जीडीपी है ना अभी 2024-25 तक हमारी 184 लाख करोड़ की जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी। इस रियल जीडीपी का 1%, ठीक, कहाँ से आ रहा है, फिशरीज से। मतलब कि 1.84 लाख करोड़, ये लाख करोड़ सिर्फ हम कमा रहे हैं कहाँ से, फिशरीज से। तो फिशरीज इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। उसके लिए सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज करने के लिए कुछ जोन्स डिसाइड किए हैं अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप आइलैंड वगैरह में, ताकि फिशरीज थोड़ा इजी बने, प्रोडक्शन इसका और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट, कॉटन के लिए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, इसके लिए 5 ईयर मिशन अनाउंस किया है कॉटन की प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए। नेक्स्ट, यूरिया प्लांट इन असम। हाँ जी, असम की एक जगह है, ये देख लो, दैट इज नामरूप असम। यहाँ पे क्या ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होने वाला है यूरिया प्लांट इन असम। याद रखिएगा नाम, क्वेश्चन बन सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट यूजर ऑफ यूरिया या फर्टिलाइजर। कौन सा स्टेट ऐसा है, थोड़ा कमेंट करिएगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक लार्जेस्ट यूजेस या फिर लार्जेस्ट वेट। अगर हम पूरा वेट की बात करें तो यूपी नंबर 1 पे है कि लार्जेस्ट जो वेटेज जो यूरिया का यूज कर रहा है वो यूपी है। अगर हम पर हेक्टेयर की बात करें तो पर हेक्टेयर में नंबर 1 यूजेस पंजाब का है। दो चीज़ अलग अलग है, पर हेक्टेयर यूज पंजाब ज़्यादा करता है और वॉल्यूम में ज़्यादा यूज यूपी करता है। ठीक है, क्योंकि यूपी का एरिया बड़ा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, सेकंड वाला है हमारे पास है एमएसएमईज। हाँ जी, एमएसएमईज क्या है, हमारा सेकंड इंजन। अब इस बार देखिएगा थोड़ा चेंज ये हुआ है कि एमएसएमईज का डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। पहले एमएसएमईज ये डेफिनेशन थी, अब चेंज हो गई है। इसको भी याद रखना आसान है, कैसे याद रखना है वो बता रहा हूँ। 2.5 टाइम इन्वेस्टमेंट लिमिट चेंज हुई है, इन्वेस्टमेंट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, नेक्स्ट, जो आपका टर्नओवर है उसको 2 मल्टीपल बढ़ा देना है, बस पहले वाली डिजिट याद रखनी है। इन्वेस्टमेंट माइक्रो में 1 थी तो 2.5 गुना बढ़ के 2.5 करोड़ होगी। स्मॉल में पहले 10 करोड़ थी, अब 25 करोड़। मीडियम में इन्वेस्टमेंट लिमिट 50 से 125 होगी। टर्नओवर देखो, टर्नओवर भी 2 गुना बढ़ गया है, 10, 100 एंड 500। हाँ जी, याद रखिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ये है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी। ठीक है, रिवाइज्ड ऑफ एमएसएमई डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड्स माइक्रो एंटरप्राइज। अब माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज, मतलब 5 लाख रुपीज तक का आपको क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है या फिर एक क्रेडिट मिल सकता है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं उद्यम पोर्टल पे। और गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि इस साल में हम लोग 10 लाख ये कार्ड इशू कर देंगे। ठीक, बस आपको उद्यम पोर्टल पे, ठीक है, रजिस्टर्ड करना है। नेक्स्ट, फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। हाँ जी, स्टार्टअप्स के लिए फंड एलोकेट किया है 10,000 करोड़। एक बात ये जरूर देखिएगा,
बहुत बार एग्जाम में भी बन सकता है क्वेश्चन कि इस स्पेशल स्कीम के लिए कितना अलोकेशन हुआ है, क्योंकि पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कीम्स फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, अगर कोई फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, स्पेशली फीमेल फीमेल एससी और एसटी की, ठीक है, उसको भी 5 लाख वुमेन यहाँ कवर होंगी, उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन है। अब यहाँ पे देखो, टर्म लोन अप टू 2 करोड़, ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर, ये टारगेट रखा हुआ है। चलिए और देखिए, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री जो है, लेदर सेक्टर जो है, ये बड़ा सेक्टर है। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन बन सकता है लेदर, क्योंकि टेक्सटाइल का बन चुका है। टेक्सटाइल जब बना था ना क्वेश्चन 2021-22 में, वो पहले इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था क्वेश्चन। तो टेक्सटाइल अभी 22 लाख इनकम, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। उसके बाद 4 लाख करोड़ का टर्नओवर दे रहा है और 1.1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट्स कर रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सेक्टर। नेक्स्ट सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फूड टेक्नोलॉजी, ये ओपन होगा बिहार में। ठीक, तो मतलब बिहार के लिए बहुत सारी चीजें एलोकेट की हैं गवर्नमेंट ने। चलिए नेक्स्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग मिशन में क्या है। देखो गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है मेक इन इंडिया के थ्रू। फिर भी हमारा जो ग्लोबल शेयर है, ये बात देखिएगा 2.8%, हमारा जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में शेयर है वो 2.8% है। बल्कि अगर हम कंपेयर करें चाइना का, तो चाइना का 28.8 है, हमसे 10 गुना ज़्यादा है एग्जैक्ट चाइना का शेयर वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी में पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक, तब 2014-15 में, तब 1.7% कुछ था ग्लोबल शेयर। चलिए आगे बढ़िए। तो इसके लिए स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज को मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए थोड़ा सा इंसेंटिव कह लो या फिर थोड़ा प्रमोट कह लो, वो किया है गवर्नमेंट ने। इंडिया को क्यों क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब। चलिए दूसरा है हमारा, दूसरा जो मेन, ये थर्ड आ गया वैसे, दैट इज थर्ड इंजन ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट ने 3 भागों में बांट दिया। एक इन्वेस्टिंग इन पीपल, इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। हाँ जी, 3 चीजों में बांट दिया। नंबर 1 चीज डिस्कस करते हैं पहले। गवर्नमेंट कहती है कि इन्वेस्टमेंट इन पीपल, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण, ठीक है, इसके लिए थोड़ा न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड होता है ना आंगनवाड़ी में, इस पर फोकस किया। अटल टिंकरिंग लैब, अब अटल लैब्स स्कूल में है, जितने भी अभी स्कूल बने हैं ना पीएम श्री वाले, ठीक, अब पीएम श्री वाले स्कूल से इनमें कंप्यूटराइज लैब है, इसमें अटल लैब है, जिसमें अटल लैब इनको बोलते हैं, अटल टिंकरिंग लैब, जिसमें लेटेस्ट या अपडेटेड कंप्यूटर्स कह लो या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक, जहाँ से बच्चा नई नई चीज़ें सीख सकता है। सो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स डेवलप करने का टारगेट है, हाँ जी, नेक्स्ट 5 ईयर में। और नेक्स्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो गवर्नमेंट स्कूल्स में और पब्लिक, दैट इज जितनी भी हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनमें वाईफाई की कनेक्टिविटी किसके थ्रू, भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू, है ना। आगे बढ़िए। नेक्स्ट भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम्स। हाँ जी, भारतीय भाषा मतलब हिंदी लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेजेस, इसमें भी एक पुस्तक का, ये क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है, दैट इज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेजेस में होगा, ठीक। नेक्स्ट नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग के लिए 5 नेशनल सेंटर्स ओपन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ आईआईटीज की भी कैपेसिटी, जो 2014 के बाद आईआईटीज बने थे, उनकी भी कैपेसिटी इंप्रूव या फिर बढ़ाने की बात कही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन, क्योंकि एआई आज की डेट में सब जगह यूज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एआई फॉर एजुकेशन स्पेशली गवर्नमेंट ने एक बजट या फंड अलोकेट किया है। टोटल आउटले कितना है, 500 करोड़। तो ये पूछ सकता है कि कितना करोड़ का बजट अलोकेट किया है, ठीक है, इस सेक्टर के लिए या एआई फॉर एजुकेशन में। नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल के लिए 10,000 एडिशनल सीट्स इस साल में ऐड होंगी। टोटल 5 सालों में 75,000 सीट्स ऐड होंगी नेक्स्ट 5 ईयर में। नेक्स्ट एक डे केयर कैंसर सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ओपन किए जाएंगे नेक्स्ट 3 ईयर्स में। 200 सेंटर्स ओपन किए जाएंगे
2025-26 में, ऐसा इस बजट में कहा गया है। चलिए आगे देखिए, इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए पीपीपी मॉडल जरूरी है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट उसके बाद सपोर्ट टू स्टेट, ये लास्ट टाइम भी था। स्टेट्स को लोन अगर प्रोवाइड कर रहा है तो इंटरेस्ट फ्री लोन है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। हाँ जी, 1.5 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन्स ओनली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टेट्स उससे अपना डैम बनाए, रोड्स बनाए, कंस्ट्रक्शन वर्क करे, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, ठीक है, बट वो होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट असेट मोनेटाइजेशन प्लान, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। जो हमारी असेट, जो हमारी प्रॉपर्टी हमें रिवेन्यू अर्न करके नहीं दे रही है, या लॉस में चल रही है, या आइडल पड़ी है, उसको बेच के वहां से पैसा लो और उसको नई प्रोजेक्ट पे लगाओ, ठीक। तो ये है इसका मतलब असेट मोनेटाइजेशन प्लान। नेक्स्ट जल जीवन मिशन जो था उसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड, ठीक है, सिटीज एज ए ग्रोथ हब के तहत 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड भी अलोकेट किया है। नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी के लिए देखो, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 20,000 करोड़ का आउटले, ठीक है, तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। एक और है शिप बिल्डिंग्स। शिप बिल्डिंग्स होती है, जितनी बड़ी शिप्स है ना, उनको कंस्ट्रक्शन उनका करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, तो वो उनको इंक्लूड कर दिया है किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट। ये देख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म नेक्स्ट टाइम में एब्रीवेटेड फॉर्म भी पूछ सकता है। जितनी भी HML है ये लिस्ट होती हैं या फिर इंक्लूड होती हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ठीक है। तो इनकी देख रेख या सुपरविजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रहा है। नेक्स्ट उड़ान, मतलब उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत 120 न्यू डेस्टिनेशंस ओपन की जाएंगे, उसमें भी जो 4 करोड़ पैसेंजर्स को 10 ईयर में कैरी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टूरिज्म सेक्टर के लिए 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन ओपन होंगे। और लास्ट में है स्वामी फंड। हाँ जी, स्वामी फंड 15,000 करोड़ का स्वामी फंड स्टैब्लिश। अब इसमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो स्पेशली फॉर 1 लाख स्ट्रेस्ड हाउसिंग यूनिट्स के लिए। चलिए लास्ट जो इसमें जो पिलर कह लो या इंजन कह लो, वो है हमारा एक्सपोर्ट्स। सो दैट इज फोर्थ इंजन ऑफ डेवलपमेंट इज एक्सपोर्ट। याद रखिएगा सीक्वेंस इनका 1 2 3 4। नेक्स्ट सो एक्सपोर्ट्स के लिए पहली बात तो ये है कि एक्सपोर्ट जो हमारा ना अभी 23 से 24% ऑफ GDP कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया का। तो एक्सपोर्ट सेक्टर मतलब 1/4 तो यही दे रहा है हमें एक्सपोर्ट सेक्टर। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक लॉन्च किया है। इस मिशन की जो देख रेख है, ठीक, वो मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स भी करेगा, मिनिस्ट्रीज ऑफ MSMEs, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, तीनों मिलके करेंगे ताकि एफिशिएंसी ज़्यादा आए। आगे बढ़ते हैं। भारत ट्रेड नेट। अब भारत ट्रेड नेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन कर रहे हैं जहाँ पे एक यूनिफाइड ट्रेड सिस्टम आए, मतलब वहाँ वहीं पे आप ट्रेड भी कर सकते हो, मर्केंटाइज ट्रेड, वहाँ पे अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी, दैट इज यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड प्रोक्योरमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सोल्यूशन वगैरह भी वहीं पे हो जाए। चलिए नेक्स्ट इन्होंने डाला है रिफॉर्म, दैट इज रिफॉर्म एज अ फ्यूल। फाइनेंसिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, एक फ्यूल का काम कर रहा है रिफॉर्म्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन चुका है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI कितना है, ऑटोमेटिक रूट और आपका गवर्नमेंट रूट, इसमें 74 to 100% कर दिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से 100% कर दिया है, ठीक है, FDI लिमिट। नेक्स्ट क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी, NABFID, ये क्या करता है, स्पेशल क्रेडिट या फिर स्पेशल बैंक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है। 2021 में ये सेटअप हुआ था। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी देख लेते हैं। 2021 में सेटअप हुआ था, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। हाँ जी, सिविल क्रेडिट स्कोर तो आपने सुना होगा, अब ग्रामीण क्रेडिट स्कोर है, ग्रामीण लेवल पे लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, जितने भी नेशनल बैंक हैं वो क्रेडिट जारी करेंगी ये, ठीक है। दैट इज फ्रेमवर्क टू सर्व द क्रेडिट नीड्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मेंबर्स हैं या उनको सपोर्ट चाहिए, तो ये क्रेडिट सिस्टम ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जिसको बोला गया है।
नाउ नेक्स्ट वन, अब है फिजिकल कंसोलिडेशन। अब ये वाला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में आप ले लीजिएगा, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से चार इंडिकेटर्स हैं या चार डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। उनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, हमारा जो रिवेन्यू रहा है, हमारा जो टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग वो तो रहा है 36.96 लाख करोड़, और उसके बाद जो हमारा एक्सपेंडिचर रहा है 50.65 लाख करोड़, मतलब हमारा बजट डेफिसिट का है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है, इसको हम आगे टेबल से समझेंगे। उसके बाद है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी जितना है 11.21 लाख करोड़, लास्ट बजट आपको याद होगा 11.11, ठीक है, करोड़ था, मतलब 11.11 लाख करोड़ था, और अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, 11.21 लाख करोड़ हो गया। चलिए आगे बढ़िए। नाउ दैट वन इज मोस्ट आईएमपी, इसको आप नोट करिए, इसको आप याद रखिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है। ठीक, अब इसमें देखिए फिजिकल डेफिसिट टारगेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल डेफिसिट रिवाइज्ड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट रिवाइज्ड इस साल का है 4.8। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर का टारगेट हमेशा गवर्नमेंट डेफिसिट टारगेट कम रखती है। फिजिकल डेफिसिट 4.8, नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 4.4 का। नेक्स्ट रिवेन्यू डेफिसिट 1.9, नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 1.5। नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, 1.3 इस साल का है और 0.8 नेक्स्ट ईयर का है। नेक्स्ट इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट 1% और नेक्स्ट टारगेट है 0.3%। एक क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है यहाँ से एग्जाम में कि इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट वाज अडॉप्टेड इन विच गवर्नमेंट बजट, या फिर यूनियन बजट में किस बजट में ये आया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये भी कमेंट करिएगा आप। चलिए, तो ये पूरा ट्रेंड्स आप डेफिसिट का समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुपीज कम्स एंड रुपीज गोस। यहाँ से सीक्वेंस भी बन सकता है क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ से पूछ सकता है कि मैक्सिमम परसेंटेज रुपीज गोस का कहाँ है और कम्स का कहाँ है। सबसे पहले करते हैं रुपीज कम्स। सबसे ज्यादा जो रुपी आ रहा है अभी गवर्नमेंट के लिए वो आ रहा है बोरोइंग ना द लाइबिलिटीज। हाँ जी, नंबर 1 पे 24%। नेक्स्ट इनकम टैक्स से आ रहा है 22%, याद रहेगा, इनकम टैक्स 22%। थर्ड नंबर पे जो अभी इस बजट में है वो है हमारे पास जीएसटी। हाँ जी, 18% है थर्ड जीएसटी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स 17%। ठीक है, बाकी इसके बाद सबका शेयर कम कम है, जैसे नॉन रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट 9%। ठीक, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, यूनियन एक्साइज 5% और कस्टम्स 4%। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है सीक्वेंस, इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट लिस्ट है रुपीज गोस टू। हाँ जी, रुपीज चला कहाँ जाता है आखिर ये, तो सबसे ज्यादा रुपीज जो हमारा चला जाता है वो है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, 22 पैसा, मतलब 22% खर्च हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट पहले नंबर 1 पे रहता था, अभी नंबर 2 पे आ गया। ठीक, नंबर 1 पे स्टेट शेयर्स, नंबर 2 पे इंटरेस्ट पेमेंट, नंबर 3 पे है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले 16%, तो ये थर्ड हो गया। ठीक, उसके बाद वाले जो शेयर हैं वो थोड़ा कम कम ही है, जैसे सब्सिडीज 6%, डिफेंस 8%, ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन 8%, अदर एक्सपेंडिचर 8, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड 8 एंड पेंशन 4%। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो रुपीज गोज है, इनका सीक्वेंस भी कर लीजिएगा और लार्जेस्ट भी कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, तब इंटरेस्ट पेमेंट हाई पे रहता था। चलिए नेक्स्ट पार्ट बी। अब पार्ट बी में टैक्सेशन के बारे में बात हुई है, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वही हमने इसमें ऐड किया है। और नंबर 1, 12 लाख एनुअल जिसकी इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक, उसके बाद 75 रुपीज का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 का, तो मतलब कि 12,75,000। ठीक, इस पे तो आपका कोई टैक्स नहीं है, नील टैक्स, जीरो टैक्स है। ठीक है, ये बड़ा एक रिलीफ है सब मिडिल क्लास के लिए। अब इसमें 1 लाख करोड़ का लॉस भी है गवर्नमेंट का, 1 लाख करोड़ रुपीस का टोटल लॉस हो रहा है एनुअली गवर्नमेंट को इस डिसीजन की वजह से। अब बात कर लेते हैं टैक्स स्लैब्स की। तो टैक्स स्लैब इस बार गवर्नमेंट ने बहुत ही ईजी कर दी समझने के लिए। अब इस बार
4 का टेबल आप यहाँ पढ़िए, 4 का डिफरेंस, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, और 5 का टेबल यहाँ यूज हो जाएगा, 0, 5%, 10% एंड 15%। तो अब 24% अगर आपकी इनकम बनती है, यू हैव टू पे 30% ऑफ टैक्स। ठीक, अब जितने भी ये 0 to 4 नील, 4 to 8 5%, देन 10%, ये सब। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता है कि अगर 12.75 लाख तक नील है, कोई एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं है, देन ये टैक्स स्लैब्स यहाँ क्यों है? ठीक है, तो फिर 4 to 8 लाख पे 5% टैक्स क्यों है, या फिर 8 to 12 लाख पे 10% टैक्स क्यों है? ठीक, तो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों। ठीक, अब गवर्नमेंट जो 12.75 तक कह रही है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक, वहां तक कोई टैक्स नहीं है। अगर उससे प्लस आपकी टैक्स है तब आप पे ये रेट्स लागू होते हैं। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, अगर इनकम आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा बनती है फिर ये रेट्स आप पे अप्लाई होते हैं। ठीक, फिर जितनी आपकी इनकम बनेगी 0 to 4 उससे एक्स्ट्रा बन रही है, आपकी 0 to 4 वाली जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 to 8 जो आपकी इनकम है उस पर 5% लगेगा। ठीक है, 8 to 12 है उससे 10% लगेगा। अब उस मामले में क्या होगा, जिसकी इनकम 12,76,000 है, ठीक, तो अब क्या वो पूरा 5% टैक्स यहाँ देगा, 10% यहाँ देगा, ठीक, और थोड़ा बहुत टैक्स यहाँ भी देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर तो उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा, अप्रोक्स 60,000 मान के चलो टैक्स पे करना पड़ जाएगा, सिर्फ 1,000 इनकम ज़्यादा होने की वजह से। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक और कॉन्सेप्ट निकाला है, मार्जिनल रिलीफ। व्हाट दिस मीन्स? मार्जिनल रिलीफ का मतलब है कि डिडक्शन से, या फिर जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है और आपका जो एग्जेम्पशन है 12 लाख की, 12,75,000 की जितनी भी एक्स्ट्रा आपकी इनकम होगी, ठीक है, आपको उस पर ही टैक्स देना है। तो ये 1,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा है, इंडिविजुअल को 1,000 रुपीज ही पे करना है। ठीक, अब अगर मान लीजिए ये डिफरेंस बढ़ते बढ़ते ये 50,000 हो जाता, तब भी इंडिविजुअल को वो डिफरेंस 50,000 पे करना है। और अगर ये डिफरेंस 80,000 हो जाता है, आपकी 12,75,000 से 80,000 एक्स्ट्रा इनकम है, तो आपका 80,000 टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स इस पे लगेगा, दैट इज जो आपका पहले बन रहा था 60,000। कहने का मतलब ये है, मार्जिनल रिलीफ का मतलब जो मिनिमम होगा, ठीक है, यहाँ 1,000 मिनिमम था, गवर्नमेंट ने 1,000 रुपीज लिया, ठीक, यहाँ 60,000 मिनिमम था, गवर्नमेंट वो लेगी। ठीक, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो ये रेट्स तब लागू होते हैं जब आपके एग्जेम्पशन लिमिट के बाद, ठीक है, तब लागू होते हैं। चलिए, लास्ट में आ गया जन विश्वास बिल 2.0। इसमें ना बहुत सारे लॉज हटाए गए, बहुत सारे लॉज को, ठीक है, इम्प्रूव किया गया। ठीक, इनकम टैक्स की जो रिटर्न की जो लिमिट थी 2 साल की, उसको बढ़ा के अब 4 साल कर दिया। ठीक, तो ये था टोटल आज का पूरा सेशन गवर्नमेंट बजट के ऊपर। ठीक, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज भी आएंगे। चलिए, पूरे सेशन में हम लोगों ने डिस्कस की इंपॉर्टेंट चीजें, उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें इसमें आपको, ठीक है, अभी तक याद भी होंगी। इसका पीडीएफ कुछ टाइम के बाद अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे भी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।